अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। बालासूर ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक को साफ करने और बहाल करने का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव खुद जाए हादसे पर मौजूद हैं और ट्रैक की बहाली के लिए किए जा रहे कामों की निगरानी कर रहे हैं। दरअसल असना वजीर रेलवे ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि हादसे के जिम्मेदारों की शिनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चारशंबे की सुबह से ही ट्रैक पर ट्रैफिक की बहाली शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो कहा वो नहीं बल्कि हादसे की वजह कोई और थी। ममता बनर्जी के इल्जामात पर वजीर रेलवे ने कहा कि इसका कोच से कवच सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, वजह वो नहीं है जो ममता बनर्जी ने कल कही थी। वहीं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने मामले की जांच की है। हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में तब्दीली की वजह से पेश आया। आराम से सारा ठीक हो जाए, अच्छे से इलाज होगा। रेलवे वाला कुछ संपर्क करेगा, रेलवे वाला कुछ संपर्क करेगा, संपर्क करके आपके साथ जुड़ाव रखेंगे। चिंता मत करो। दुर्घटना हुई है, जिस सिचुएशन में दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को CBI के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जाए। दुर्घटना हुई है, जिस सिचुएशन में दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को CBI के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जाए। बालेश्वर रेलवे एक्सीडेंट में 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग, उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है। कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, RMLA हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। मैंने डिटेल डिस्कशन और रिव्यू किया है। कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट है, वहाँ उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। उनसे फिर अपील करना चाहते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचाना चाहते हैं, जो भी
परेशान हैं इस सिचुएशन में, 139 एक सिंपल नंबर है, उसको कॉल करें। वहां पे हमारे ऑफिसर्स बैठे, वहां पे कोई कॉल सेंटर के ऊपर हमने नहीं सिर्फ काम छोड़ रखा है कि वो जो आपको 1 घंटे करेंगे और कहेंगे कि अब आप ये नंबर डायल करिए, अब वो नंबर डायल करिए, या आप इससे कॉन्टैक्ट करिए और हमें नहीं पता, हम बताएंगे आपको। इस तरह की चीज से हमने इसको निकाल के हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए हैं जो कि खुद एक एक कॉल का जवाब दे रहे हैं और जितनी मदद हो सकती है लोगों को कनेक्ट करने की वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगेन आपके माध्यम से मैं सब पब्लिक को ये कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि किसी के भी अगर कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनीबडी नोन टू देम अगर इसमें फंसे, इसमें अफेक्ट हुए हैं, प्लीज कॉल 139। हम उनको बालासोर जहाँ के हॉस्पिटल्स में लोग हैं, भुवनेश्वर जहाँ पे हॉस्पिटल्स में लोग हैं, वहां तक हम उनको पहुंचाएंगे। हम उनकी जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ द जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ कनेक्टिंग देम टू देयर लव्ड वंस, देयर फ्रेंड्स जो भी इसमें इंजर हुए हैं। हम उनके वहां पे लोकल मूवमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। हम वहां पे अगर उनको कहीं रहने की व्यवस्था चाहिए, उनको खाने की कोई जरूरत होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। हर एक पेशेंट के साथ हमारा एक स्काउट एंड गाइड नॉमिनेटेड है जो कि उस पेशेंट की और जितने भी। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने इतवार की सुबह दावा किया कि हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि कुछ लाशों को 2 बार गिन लिया गया था, इस वजह से मरने वालों की तादाद में गड़बड़ी हुई। हादसे में 1175 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 793 को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक का ट्रेन हादसे के बहरान के दौरान फौरी और मौसर कार्रवाई के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मरकज किसी भी किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान की इस घड़ी में ओडिशा के लोगों के अच्छे ताउन और बरवक्त मदद के लिए उनकी भी तारीफ की। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि ओडिशा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मी मुसाफिरों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स, मेडिकल के तालिबे इल्म जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स, तुलबा और आम लोग जख्मियों के लिए खून का अतिया देने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं जो इस बात पर जोर देती है कि हर जिंदगी कीमती है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर जख्मियों को अस्पताल ले जाने, इलाज, मुआवजे के इंतजाम तक हम जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इतवार को ओडिशा में ट्रेन हादसे को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए हलाक होने वालों के खानदानों के तई ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस हादसे में तकरीबन 300 मासूम मुसाफिरों की मौत हुई। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हादसे की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा और पार्टी के राज्यसभा एमपी शक्ति सिंह गोयल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले बड़े ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए उस वक्त के रेलवे वज़रा लाल बहादुर शास्त्री, माधवराज सिंधिया और नीतीश कुमार ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था और इस मरतबा मोदी को अखलाकी जिम्मेदारी की बुनियाद पर वज़ीर रेलवे का इस्तीफा तलब करना चाहिए। उड़ीसा में बालासोर में जो कल हृदय विदारक परसों जो ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 288 लोग मारे गए, 1100 के लगभग घायल हुए। हमारी संवेदनाएं उन तमाम परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंवाया है। साथ ही ओडिशा पुलिस, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और भारतीय सेना को धन्यवाद, जो पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता उन्होंने दिखाई और ओडिशा के लोगों की जो मानवीय छवि देखने को कल मिली वो इस देश की मानवीय छवि है। रक्तदान करने कतारों में लोग खड़े थे, नौजवान लोग खड़े थे। इससे यह पता चलता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम लोग कितने सजग, कितने संवेदनशील लोग हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार उतनी संवेदनशील नहीं दिखती।
प्रधानमंत्री जी, आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी किस्मत के बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से तो ये मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया है जो पार्लियामेंट में 8 दिसंबर 2022 पेश हुआ, और अगर उस वक्त पे ये संज्ञान लेते, उस वक्त पे ये चिंता करते, तो आज ये हादसा नहीं होता था। तो मोदी जी कहते हैं कि जिम्मेवार को नहीं बख्शा जाएगा। ये सारा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि वो वहां छोटे से कोई सिग्नल के टेक्नीशियन या वहां काम करने वाले छोटा कर्मचारी नहीं है। मोदी जी, कमिटी के कहने के बावजूद आपकी सरकार ने गलतियां नहीं सुधारी। 2018 में जो इंडिपेंडेंट कमीशन रेलवे सेफ्टी था, उसको आपने इंडिपेंडेंट रहने नहीं दिया काम करने के लिए, उसके पावर्स लेके रेलवे को दे दिए। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन लेने वाले इसमें जिम्मेवार है। और जो 9 फरवरी 2023 का ये जो अंदरूनी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में लिखा है, क्लियर लिखा है, आपको इसकी कॉपी भी साझा हम कर देंगे, इसको कॉपी भी आपको हम भेज देंगे। इसमें क्लियर लिखा है, द signaling cables are first brought to the junction box in the yard and then brought to the relay room, which makes the vulnerable for meddling and interacting with interlocking. माने इंटरलॉकिंग पूरा सिस्टम इससे खराब होगा। और जो सिग्नल की सेफ्टी नहीं है और गलत तरीके से जो यहाँ हुआ, अच्छा वो सिग्नल के गलत ऑपरेशन से ही हुआ। इसमें कहा है, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार के रोज ओडिशा के बालासोर के करीब रेलवे हादसे पर मरकज के खिलाफ अपनी तनकीद जारी रखी, जिसमें 277 अफराद हलाक हो चुके हैं। मौत के आदादोशुमार पर सवाल करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 62 मरने वालों की शिनाख्त मगरबी बंगाल के शहरियों के तौर पर हुई है। तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ने कहा कि मगरबी बंगाल से 182 लापता हैं और हलाकतों की आदादोशुमार कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के दरमियान कोई तालमेल नहीं था और यहाँ मुकम्मल गफलत से काम किया गया। हुकूमत को हादसे पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आवाम से हुकूमत की तरफ से माफ़ी मांगी। All the bluff, the fake news, prepared news, government is in their hands, so they are doing whatever they can do. Who can change the history? They can change any number, anything. But it is not proper. Instead of helping the people, अब लोगों का पास नहीं खड़ा होके आप अभी हमको गाली दे रहा है, नीतीश जी को गाली दे रहा है, लालू जी को गाली दे रहा है। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहना चाहूंगी कि गोध्रा इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था? वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था। कितना आदमी का मौत हुआ? कभी आपने ये बात सोचा? कभी बताया? आपका टाइम में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कभी इसको इशू नहीं किया, इसी के लिए नहीं किया कि एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट ये भी देखिए, नंबर क्यों कमती कर रहे हैं लोग? अभी तो मिला ही नहीं किसी को। हमारा इधर से अगर 200 का माफिक हो गया तब भी और भी क्रिटिकल है बहुत। 60% लोगों ने जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो क्रिटिकल है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इतना लोग को मौत होने का बाद अब तो कम से कम क्षमा जा सकती थी, वो भी नहीं किया। लेकिन वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज टू द पीपल फॉर दिस बिग इंसिडेंट, बिग एक्सीडेंट, फॉर द नेग्लिजेंस। इट इज टोटली
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदरनशीन ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुलाकात की। ये मुलाकात हफ्ते की देर रात करीब 11 बजे हुई। करीब 2 घंटे तक अमित शाह की रिहायशगाह पर यह मीटिंग चली। ये मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से मरकज को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद हुई। एक खातून रेसलर की मां ने इस मीटिंग की तस्दीक करते हुए कहा कि अमित शाह ने पहलवानों को बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया। यही वजह रही कि इतवार को सोनीपत के गांव मुंडलाना में सर्व समाज की महापंचायत में बजरंग पूनिया ने कोई बड़ा फैसला लेने से रोक दिया। बजरंग ने कहा कि मैं गुरुग्राम चढ़नी वाले जो किसान नेता कायद हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आज कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाए, एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ियों की तरफ से, उसकी कॉल हम देंगे, जगह हम बताएंगे, सभी को इकट्ठा रखकर हम पंचायत रखना चाहते हैं जिसमें जितनी भी हमारी खाप पंचायतें, जितने तंजीमें, सबको एक डायस पर इकट्ठा करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि भारत आइंदा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत को मुस्तरद कर देगा। राहुल गांधी ने यह बयान न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए की तरफ से मुनक़िदा एक इशाइया तकरीर से खिताब करते हुए दिया। वायनाड के साबिक एमपी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में दिखाया कि वो बीजेपी को खत्म कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनके पास यानी बीजेपी के पास पूरा मीडिया था, हमारे पास जितना पैसा है उससे 10 गुना उनके पास है, उनके पास हुकूमत है, उनके पास एजेंसियां हैं, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दे दी। The realm of AI ethics, how do you balance the need for innovation with the responsibility to prevent biases and discrimination? What do you think, Rahul? Human beings don't have a very good record of being ethical. I mean, World War II, World War I, these are not, human beings are not that ethical. But I think these are things that, as Sam said earlier, that we need to sit down, not just as individuals or nation states, but as the planet as a whole and discuss these things and try and understand the possible repercussions. I mean, these type of technologies have existed before. There is a precedent. It's not, AI is not, the first time a technology is dangerous. Nuclear weapons, for example, are an example that were very dangerous and were sort of managed reasonably effectively. So I'm sure that these questions can be tackled. I think we should be optimistic about things like AI, and also what you mentioned. We should be realistic. I mean, I'm also not entirely convinced that it's going to transform the world completely and everything is going to go upside down. So I think there's a little bit of balance that is required when you look at these things. Education plays a vital role in the AI literacy. So how do you think we can integrate AI education as part of the Indian curriculum? Maybe if you become the Prime Minister of India in 2024, what skills you think India should prioritize for future generations? I mean, for me, I'm sitting here today, and a lot of my time is spent back home in the rural environment. So it's a cultural sort of huge transition, seeing, having this type of discussion and then seeing the reality of the Indian education system and our school system and stuff like that. I think on the higher education side, on the engineering side and the technical side, our education system is reasonable. It's good. And it's competitive with any other, top economy of the world. I think where a lot of work needs to be done is the sort of primary education, the secondary education, education for poorer people, weaker sections of society. I think that's what. राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। इस पर वजीर खारजा एस जयशंकर ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन में इनसे जब सवाल पूछा गया तो इस पर जयशंकर ने कहा कि हो सकता है कि मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं भारत लौटकर ही उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करूंगा। But your other question, how do you react to what some people who go to the US say on some things? Look, I say that I can only talk for myself. I try when I go abroad not to do politics abroad.
For this reason, I'm perfectly prepared to argue and argue very vigorously at home. Okay, so you will never find me wanting in that regard. But I think, even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest, there is a collective image. There are sometimes things bigger than politics. And when you step outside the country, I think that's important to remember. So I may differ strongly with someone. I could say to you, I differ with them. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया जाएगा। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई बरसों से असेंबली इंतखाबात ही नहीं हुए, जिस वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं, सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फायदा हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फायदा हमें टूरिज्म उनके वहां से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो है ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। ये बहुत ट्रैजिक है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में एक सबसे बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट ये है कि करीबन 300 से ज्यादा अलग रहम करे इस आलम को छोड़ गए, और इतने अभी अस्पताल में हैं, उनका क्या हाल है तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, मगर उनकी हालत भी बहुत अफसोसनाक है। और ये एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि हमने वो मशीनें लगा दी हैं जिनसे अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि अब फास्ट ट्रेन का मामला शुरू हो गया है। इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए इंशाअल्लाह कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन इसके लिए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने गद्दारी के कानून के सिलसिले में हुकूमत के कदम को चौंकाने वाला करार देते हुए कहा कि इस कानून की मुखालिफत की जानी चाहिए। इस कानून का अक्सर गलत इस्तेमाल होता रहा है। अगर इस कानून को बेहतर बनाया जाए तो बगावत के कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। कांग्रेस के लोकसभा मेंबर ने कहा कि इस कानून का बार बार गलत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उन्होंने लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इस कानून में तरमीम करने की बात की। कांग्रेस ने 17वें लोकसभा इंतखाबात से पहले अपने मंशूर में भी इस कानून को तब्दील करने की बात कही थी। गद्दारी के कानून से मुतालिक लॉ कमीशन की तजावीज़ को सुप्रीम कोर्ट की रूह के खिलाफ करार देते हुए कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने इस कानून पर हुकूमत के कदम को चौंकाने वाला करार दिया। उन्होंने इस कानून के हवाले से हुकूमत के इक़दाम की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि अगर इस कानून में इस्लाहात किए जाएं तो बगावत कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। कांग्रेस कायद और राज्यसभा एमपी रणदीप सुरजेवाला को उत्तर प्रदेश की कोर्ट से झटका लगा है। यूपी के बनारस की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 जून को ही की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रिमार्क करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के अहकाम पर मुलजिम को पहले लास्ट एक आखिरी चांस दिया जा चुका है। मामला साल 2000 का है। सुरजेवाला उस वक्त यूथ कांग्रेस के कौमी सदर थे। उन पर वाराणसी में संवासिनी कांड में कांग्रेस कायदीन के ऊपर लगे मुबैना झूठे इल्जामात की मुखालिफत में हंगामा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। सुरजेवाला 21 अगस्त 2000 को वाराणसी में मुनक़िद एक मुजाहरे की क़यादत करे थे, जिसमें एक सिक्योरिटी के प्लेस पे ख़वातीन कैदियों से मुतालिक कुछ इल्जामात को लेकर मुजाहरा किया गया था। बिहार के खड़गिया के आगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बने पुल इतवार को गंगा नदी में गिर गया। पुल के 4 पिलर भी गिर गए। ये पुल पिछले साल भी एक बार गिर चुका है। इसे एसपी सिंगला कंपनी की जानिब से बनाया जा रहा है। इसका फाउंडेशन 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने किया था। पुल की तमीर 2015 से चल रही है। इसकी लागत 1,710 करोड़ 77 लाख रुपए है।
SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसे बना रही है। गुजरात में वडोदरा के पाडरा जमसूर हाईवे पर इतवार की सुबह सड़क एक टैंकर और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में शदीद आग लग गई, जिसमें टैंकर ड्राइवर और 2 क्लीनर जिंदा जल गए। इत्तला मिलने के करीब आधे घंटे के बाद फायर टेंडर्स की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जम्बूसूर के मकामी लोगों ने बताया कि दोनों ही ट्रक तेज रफ्तार से जा रहे थे। इसी दौरान दोनों ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों के टकराने की आवाज दूर तक सुनाई दी। जोरदार धमाके के साथ ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। ट्रक का ड्राइवर शदीद रूप से जख्मी हालत में किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसका क्लीनर और टैंकर के ड्राइवर क्लीनर बाहर नहीं आ सके। आग इतनी शदीद थी कि मकामी लोग उन्हें बचाने ट्रकों के पास नहीं जा सके। साउथ वेस्ट मानसून आज केरल नहीं पहुंचा। महकमे मौसमियात ने बताया कि मानसून के केरल पहुंचने में 3-4 दिन की और देरी हो सकती है। इससे पहले IMD ने कहा था कि मानसून 4 जून को केरल पहुंच सकता है। मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है। पिछले साल यानी 2002 में मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था। वहीं 2021 में ये 1 जून को पहुंचा था। IMD के मुताबिक मानसून अब लक्षद्वीप और जनूबी अरब सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। इतवार को IMD ने कहा कि अरब सागर के ऊपर मानसून के बढ़ने के लिए कंडीशंस काफ़ी ठीक होती जा रही हैं। अरब सागर के ऊपर बादल घने होते जा रहे हैं। इतवार को एक अलर्ट में IMD ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, केरल, कोंकण और गोवा, इसके अलावा दीगर इलाकों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। सूडान में जारी सिविल वॉर के दौरान अब तक 1800 लोगों के करीब मौत हो चुकी है। इनमें से 180 की पहचान नहीं हो सकी। जुमे के रोज़ एक बयान में कहा गया कि 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद से रजाकारों ने 102 नामालूम लाशों को दारुल हुकूमत के अल शिकलाब कब्रिस्तान में और 78 दीगर लाशों को दारफोर के कब्रिस्तानों में दफन किया है। फौज के कमांडर अब्दुल फतेह बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर मोहम्मद हमदान दखलू ने 12 शहरियों की हिफाजत और इंसानी राहदारियों को महफूज बनाने का अहद किया, लेकिन रेड क्रिसेंट, जिसे रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी से ताउन हासिल है, उसने कहा कि उसके रजाकारों को सिक्योरिटी पाबंदियों की वजह से लाशों को निकालने के लिए सड़कों पर घूमना मुश्किल महसूस हो रहा है। गुज़िश्ता माह सऊदी अरब में जंगबंदी के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन इसमें कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। सोमालिया में युगांडा के 54 फौजियों का कत्ल कर दिया गया। युगांडा के सदर योवेरी मुसेवाना ने कत्ल के लिए अल शबाब दहशतगर्द तंजीम को जिम्मेदार ठहराया। मुसेवानी ने कहा कि युगांडा की आर्मी पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने हिम्मत दिखाते हुए फिर से बेस पर कब्जा कर लिया है। अल शबाब ने यह हमला 26 मई को सोमालिया के बुलामारेन में किया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।